आप सभी का स्वागत है। मैं सीधे सीधे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ओके, क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख पा रही है? यस सर। ठीक है। यस सर। भारत में सन 1991 से आर्थिक सुधार, मैंने आपको अभी तक कई कई क्लासेस में कई कई बार ये डिस्कस कर दिया है आपके साथ कि हमारे देश में दो फेजेस रही हैं। एक तो 1950 से लेकर के 1990, और उसके दूसरी एज है उसके बाद की एज, जिसमें हम अभी तक जी रहे हैं। अगर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम, तो ये दो तरह की नीतियां थी। 1990 तक हम डोमेस्टिक प्रोटेक्शन की नीति अपना रहे थे अपने देश में, यानी कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, हम उनको इंटरनेशनल कंपटीशन से प्रोटेक्ट कर रहे थे, बचा रहे थे। हमें लग रहा था कि हमारे जो घरेलू उद्योग हैं उनके पास उतनी पूंजी नहीं है, उतनी तकनीक नहीं है, उतनी कुशलता नहीं है कि वह अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन को, प्रतियोगिता का सामना कर पाए। इसीलिए हमने अपने देश में विदेशी कंपनियों को बाजार करने की खुली छूट नहीं दी। हमने बहुत तरह तरह के प्रतिबंध लगाए, टैक्सेशन से संबंधित, टैरिफ से संबंधित, और तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस और भी लगा दिए। जो हमारे यहाँ लाइसेंसिंग, परमिट और कोटा, एक LPQ मॉडल एक तरह से बोला जाता था कि हमारे यहाँ बिजनेस लेने के लिए पहले लाइसेंस लेना है। वो बिजनेस अगर हमें करना है तो लाइसेंस लेना है, ठीक है। कोई लाइसेंस लेने, अगर हमने ले भी लिया तो हमें प्रोडक्शन शुरू अगर करना है तो उसके लिए परमिशन लेनी है कि अब हम प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं क्या। उसके बाद में अगर हमने प्रोडक्शन शुरू करने की परमिशन भी ले ली है तो हमें फिर कोटा लेना होगा कि हम कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये LPQ मॉडल था जो कि हमें पीछे खींच रहा था, तेजी से ग्रोथ हो पाए कंट्री की, इसमें कठिनाइयां थी, ऐसा माना जाता रहा लंबे समय तक। जो क्रिटिक्स थे, इकोनॉमिस्ट, वो इसकी इस तरह से आलोचना करते रहे कि हम अपनी गति को जबरदस्ती पकड़ के रखे थे। हमारी जो इकोनॉमी की जो जो रथ था आगे बढ़ रहा था, हमने उसको जबरदस्ती पकड़ के रखा LPQ मॉडल के जरिए। बहुत सारे लोग इससे हतोत्साहित होते थे, उन्हें लगता था पहले लाइसेंस लेना होगा इंडिया में बिजनेस करने के लिए, फिर परमिशन लेना होगा कि भाई लाइसेंस तो मिल गया काम करने का, इंडिया में बिजनेस करने का, इंडस्ट्री लगाने का, लेकिन अब हम प्रोडक्शन शुरू कर लें तो इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में प्रोडक्शन भी हम कितना कर पाएंगे इसका भी कोटा लेना पड़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत मुश्किल वाली बात थी। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, उनमें LPQ की जगह LPG मॉडल आ गया। यहाँ L का मतलब था लिबरलाइजेशन, जिसे उदारीकरण बोलते हैं हिंदी में। क्या होता है ये, मैंने आपको क्लास में जनरली बताया है, लेकिन एक बार अभी फिर से डिस्कस कर लेंगे। निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो L यानी कि लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, P यानी कि निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, ये जी था LPG मॉडल में से, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया, लगभग इन्होंने वही बात बताई है कि 1980 के दशक तक हमारे यहाँ अकुशल प्रबंधन की व्यवस्था थी। सरकार चलाने और विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जो सार्वजनिक उद्यम थे, और जो करों के माध्यम से सरकार जो है पैसा इकट्ठा करती थी, उसमें भी दिक्कत ये आ रही थी कि हमारी सरकार के पास आय के स्रोत बहुत कम थे, और सरकार खर्चे ज्यादा दिखाती थी, घाटे में चल रही थी। तो सरकार में, क्योंकि सरकार एक कल्याणकारी संस्था मानी जाती है बच्चों, कल्याणकारी का मतलब ये लाभ के लिए नहीं चलती। सरकार का उद्देश्य होता है कि जनता से टैक्स वगैरह के माध्यम से कम लिया जाए, लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। तो सरकार एक ऐसी एकमात्र संस्था है कि अगर वह घाटे में चलती है तो लोग उसे अच्छा मानते हैं। अगर कोई अन्य संस्था अगर घाटे में चले तो आप क्या कहेंगे, ये संस्था तो बेकार है, बंद हो जानी चाहिए। लेकिन सरकार एक ऐसी संस्था है विकासशील देशों में कम से कम, कि वो घाटे का बजट बनाती है। हर साल सरकार जो बजट लेके आती है उसमें दिखाती है कि ये हमारे इनकम के इतने इतने स्रोत हैं,
और ये कुल मिला करके इतने हैं। मान लिया अगर वो 100 है तो सरकार दिखाती है कि ये हमारे इनकम के स्रोत थे और हम इन्हें यहाँ यहाँ खर्च करेंगे। तो हम खर्च कितना करेंगे? 120। यानी कि अगर हमारी इनकम 100 रुपए है तो हम खर्च 120 करेंगे, 130 करेंगे। सवाल यह कि ये 120 130 में जो एक्स्ट्रा है 20 या 30 ये कहाँ से आता है? तो ये सरकार के ऊपर कर्जा होता है जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं या पब्लिक से वो लेती है। ठीक है, देश में ही पब्लिक से वो ले सकती है। तो कर्जा लेकर के अगर सरकार जैसी संस्था चलती है तो सबसे बड़ी समस्या आती है सरकार की उस एक हिस्से पे जो कि प्रॉफिट में चलने वाला हिस्सा है। दरअसल सरकार के 3 चेहरे हैं। सरकार 3 रूप में आपके सामने आती है। एक तो सरकार आती है विभिन्न मंत्रालयों के रूप में, जैसे कि आप नाम सुनते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, ये सब मंत्रालय हैं। ठीक है। दूसरा जो सरकार आती है वो प्रशासन के रूप में आपके सामने आती है, जैसे कि डीएम है, एसडीएम है, एसपी है आपके जिले का, इस रूप में आती है प्रशासन के रूप में। ठीक है, जो अधिकारी आपको दिखते हैं आपके आसपास, उस रूप में आती है। और तीसरा सरकार आपके पास आती है, वह आती है कंपनियों के रूप में। सरकारी कंपनियां, सरकारी निगम, जैसे सरकारी कंपनियों में बैंक में एसबीआई मान लीजिए, इंश्योरेंस कंपनी में एलआईसी मान लीजिए। कंपनियां जो इंडस्ट्रियल वर्क करती हैं उसमें भेल है, सेल है, टेलीकॉम में बीएसएनएल है। ठीक है, ये सब सरकारी कंपनियां हैं। तो मंत्रालय सरकार के तो लाभ में चलने वाले संस्थाएं हैं ही नहीं, उनका उद्देश्य तो जनहित में काम करना है। लेकिन ये जो कंपनियां होती हैं ये प्रॉफिट के लिए भी काम करती हैं। प्रॉफिट भी जो उनका होता है उसे वो जनता पे ही अल्टीमेटली खर्च करेंगे। लेकिन ये जो कंपनियां हैं ये निजी कंपनियों की ही तर्ज में दरअसल ये है प्रॉफिट के लिए काम करती है। तो इनका जो प्रॉफिट होता है, क्योंकि सरकार के अन्य अंग हैं जो, वो तो ऑलरेडी घाटे में चल रहे हैं, विभिन्न मंत्रालय घाटे में ही चलते हैं लगभग। ठीक है, प्रशासन के जो खर्चे हैं, तमाम आईएएस है, आईपीएस अधिकारी है, आईएफएस अधिकारी है, सबकी सैलरीज देनी होती है, प्रशासनिक खर्चे हैं। वो सब सरकार चलाने का जो खर्चा है सरकार वो कहाँ से निकालती है? ये जो सरकारी सार्वजनिक उपक्रम है सरकार के, विभिन्न सरकारी कंपनियां, उनसे। तो सरकारी कंपनियों के ऊपर बहुत बड़ा भार है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं। और इस वजह से ये सरकारी कंपनियां जो हैं इनकी स्थिति ऐसी होती है कि चूंकि तमाम राजनीतिक दबाव भी रहते हैं और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो ये लाभ कमाने वाली संस्थाएं, चूंकि वही बिजनेस करते हैं जो निजी सेक्टर के लोग कर रहे होते हैं, तो इनका भी लाभ होना चाहिए। लेकिन इनके ऊपर जो राजनीतिक दखल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं सरकारों के, और जो भी सरकार होती है वह इन सरकारी कंपनियों के ऊपर अधिकार तो रखती ही है। तो वो उनका इंटरफेरेंस ऐसा होता है कि कभी कभी ये वो निर्णय नहीं ले पाते जो इन्हें निर्णय लेने चाहिए लाभ के लिए। तो फाइनली क्या हुआ, 1980 तक चूंकि इसी तरह का मामला चलता रहा, 1980 या 1990 तक लगभग, तो हमारे यहाँ ज्यादातर ये जो सार्वजनिक उपक्रम थे ये घाटे में चल रहे थे। ये रुग्ण उपक्रम मान लिए गए। रुग्ण मतलब रोगी, यानी कि लॉस में चलने वाले। और अल्टीमेटली हमारे देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकट की स्थिति थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था। हम इंटरनेशनल लोन लेना चाह रहे थे, तो अंतरराष्ट्रीय जो फाइनेंशियल वित्तीय संस्थाएं थी, वर्ल्ड बैंक स्पेशली, उनका ये कहना था कि भाई आपकी अर्थव्यवस्था को आप थोड़ा सा खोलिए। कुछ टर्म एंड कंडीशंस रखी गई। मैं आपको ये जनरल भाषा में समझा रहा हूँ, मोटा मोटा, ताकि आप चैप्टर में एंट्री ले पाए। टेक्निकल भाषा आप इस चैप्टर में देखेंगे, लेकिन मोटा मोटा आप समझ पाए इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको और कर्जा चाहिए हमसे तो हमारी शर्त यह है कि आप अपनी इकोनॉमी को थोड़ा खोलिए, विदेशी कंपनियां आपके यहाँ आकर के बिजनेस कर सके, आपकी कंपनियां विदेशों में जाके व्यापार कर सके, आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोलिए। अब खोलिए का मतलब ये थोड़ी था कि अर्थव्यवस्था को कहीं बांध के रखा था किसी बंडल में। खोलने का मतलब था कि जो एलपीक्यू था या तमाम तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के, तमाम तरह के टैरिफ्स थे, तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज थी ढेर सारी, उनको कुछ कम किया जाए, यानी अर्थव्यवस्था को खोला जाए। तो सरकार ने जब पहला सबसे पहले कदम उठाया, उन्होंने ये रूल्स रेगुलेशंस ढेर सारे जो थे, जो फॉर्मेलिटीज थी लंबी लंबी, जब उनको कम किया तो इसी को बोला गया उदारीकरण। मैंने एक बार क्लास में एग्जाम्पल लिया था, आप लोगों को अगर याद हो। उदार होना मतलब होता है कि किसी एक की छोटी सी गलती पे आप एकदम खूंखार ना हो जाएं, आप एकदम उसे मारने पीटने न लगे, तो आप उदार हैं। जैसे कभी मान लिया घर में कोई आपके चाचा ताऊ मामा फूफा टाइप के लोग आए हुए हैं और आप उनके लिए पानी लेके जा रहे थे और अचानक से नीचे मैटी में आपका पैर फंसा और एक गिलास जो है वो ट्रे से
लुढ़क गया और वो टूट गया। अब आपकी मम्मी का उस पर क्या रिएक्शन होगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि उनका नेचर कैसा है। उनका नेचर उदार है या उदार नहीं है। अगर उदार नहीं है तो ये संभव है कि वो वहीं पे आपके सारे कर्म संपन्न कर दें फूफा जी के सामने ही, ठीक है। और यह भी संभव है कि अगर वो उदार हो तो जो गिलास गिर गया है वो आपके साथ आए, कोई बात नहीं बेटा, और उठा ले उसको, अपने आप तुरंत उठा करके साफ करने लगे। अब वो किसे साफ करेंगी, उस गिलास को साफ करेंगी या आपकी साफ कर देंगी आपकी इज्जत बनी बनाई इमेज को, ये डिपेंड करेगा कि वो कितने उदार है या उदार नहीं है। सरकारों के साथ भी यही होता है, किसी व्यापारी से, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से कोई गलती हो जाए तो वह किस तरह से उस कंपनी को बिल्कुल चौपट कर देगा, ढेर सारे फाइन लगा के, ढेर सारे रेस्ट्रिक्शन लगा के कंपनी ही पता लगे सीज कर दी, या उस पर कुछ नॉर्मल फाइन लगा करके उन्हें थोड़ा सा वार्निंग दे करके, सिंबॉलिक फाइन लगा करके, ताकि दूसरे लोग जो है दहशत में ना आ जाएं, उन्हें सिंपली वार्निंग देके छोड़ेगा। अगर वो छोड़ने जैसी गलती है तो, जैसे मान लिया किसी ने टैक्स नहीं दिया तो टैक्स की थोड़ी रेट ज्यादा लगा करके उन्हें बिजनेस करने दिया जाए। अब पता लगे कि ये फ्रॉड है, ऐसा करके आपने उसकी इंडस्ट्री ही बंद कर दी। ये होता था पहले, तो ये उदारीकरण नहीं था। उदारीकरण में ये हुआ कि किसी गलती के बाद भी फाइन लगा करके उन्हें बिजनेस करने दिया जाए, बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, टैक्स लगा लिया जाए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कठिन दंड न दिया जाए, बिजनेस रोका ना जाए, लाइसेंस कैंसिल ना किया जाए, ठीक है। ये उदारीकरण की व्यवस्था। क्लियर। लिबरलाइजेशन में मैंने आपको जैसा बताया कि विभिन्न प्रकार के जो फॉर्मेलिटीज थी बिजनेस करने की, उनको कम कर दिया गया। आज इसे एक नया शब्द दिया जा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इसका बाकायदा रैंकिंग होता है कि कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना आगे है ना। सबसे ज्यादा आगे भारत में इस समय अभी भी गुजरात माना जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और इसीलिए आप देखिए कि इंडस्ट्रीज का वो एक हब है, बनता चला जा रहा है। एक समय था कि मुंबई को औद्योगिक राजधानी कहा जाता था भारत की, आज के समय में ये शिफ्ट हो रहा है गुजरात की तरफ। हालांकि अभी भी वो औद्योगिक राजधानी है, क्योंकि पोर्ट है, सी पोर्ट है वहां पे, और बहुत अपने आप में उसका भौगोलिक इस तरह का जो है सेटअप है कि अभी भी वो पॉलिटिकल इंडस्ट्री तो दिल्ली, पॉलिटिकल जो है सेंटर दिल्ली है माना, लेकिन इंडस्ट्रियल जो सेंटर है वो मुंबई है। लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई और गुजरात अब कंपटीशन में रहते हैं। चलो हम वापस आ जाते हैं। उदारीकरण का सिंपल सा फंडा है, ढेर सारी फॉर्मेलिटीज को कम करना, ढेर सारे नियमों को कम करना, उदार बनना, टैक्सेशन की नीतियां कम कर देना, लोगों को प्रोत्साहित करना एक्सपोर्ट के लिए और इम्पोर्ट के लिए। निजीकरण यही था कि जो अभी तक सरकारी कंपनियां हैं जिन जिन सेक्टर्स में थी, उन सेक्टर्स को निजी सेक्टर के लिए खोल दिया गया। कल परसों लास्ट टाइम जब क्लास चल रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जब बीएसएनएल केवल होता था टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो टैरिफ्स कितने महंगे थे। लोगों ने तरीके निकाल रखे थे, एक मिस कॉल पे इसका मतलब ये होगा, दूसरी मिस कॉल पे ये होगा, 3 मिस कॉल एक साथ आएंगी तो ये होगा, क्योंकि वो रेट बहुत महंगे थे। 2 रुपए प्रति कॉल चल रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय केवल एक ही मोनोपोली चल रही थी, एकाधिकार था सरकार का। फिर जब उसमें कई सारे आ गए, वोडाफोन और विभिन्न विभिन्न प्रकार की कंपनियां, तो आप देखिए आज की डेट में कॉल कोई समस्या नहीं रही। पहले टेलीफोन बूथ हुआ करते थे, बाकायदा पैसे होते थे, पैसे डालते थे, सिक्के डालते थे आप, या टेली पीसीओ होता था तो आप बाद में पेमेंट करते थे। अब आप राह चलते हुए आपको कॉल करनी, किसी से भी कह दीजिए, अब आप कह देंगे तो उसको कोई समस्या नहीं, उसे पता है कि कॉल फ्री है। ये कैसे संभव हुआ? निजीकरण से। जब टेलीकॉम इंडस्ट्री का निजीकरण हुआ, ढेर सारे प्लेयर आ गए। जब कंपटीशन बढ़ता है तो फायदा किसका होता है? कस्टमर का। इसीलिए जब आप कभी भी कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो आप मेन मार्केट में जाते हैं जहाँ ढेर सारे सेलर हैं एक ही प्रकार की चीज बेचने वाले, और आप पाते हैं कि ऐसी जगह पे आपको वही प्रोडक्ट सस्ते मिल जाते हैं बनस्पत उसके कि जहाँ पर केवल एक ही या 2 दुकानें हों, है ना। आप कभी खपरेल बाजार लखीमपुर में चले जाइए तो आपको क्या होता है, वहां पे वही प्रोडक्ट जो आपको दूसरे शोरूम पे बहुत महंगा मिलेगा, वहां पर अगर आप मोल भाव करने में सक्षम व्यक्ति हैं, अगर आपका ऐसा नेचर है, तो निश्चित रूप से आप उसे बहुत सस्ता ले आएंगे। हाँ, अगर आप थोड़ा सा मोल भाव करने में गरीब आदमी है तो फिर आपका काम नहीं चलेगा, फिर आपको शोरूम पे ही जाना चाहिए, क्योंकि शोरूम पर यह है कि आप इतना ही ठगे जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं ठगे जाएंगे। वहां पर ठगाई निश्चित है कि इतना ही ठगा जाना है कस्टमर को, वो पहले से तय है। लेकिन जो इस तरह की दुकानें होती हैं जहाँ पे खपेल बाजार में रिटेलर शॉप, ढेर सारी दुकानें हैं जहाँ बार्गेनिंग चलती है,
वहां पर जो तेज लोग हैं बार्गेनिंग कर सकते हैं, कम से कम चौथी दुकान पे, 3 दुकानों पे तो जाना है खाली, 10-20 ड्रेसेस जो है देख लेनी है, खरीदना कुछ नहीं है, ठीक है। चौथी दुकान पे मूड बनाएंगे, अगर ठीक ठाक मिला ढंग का तो खरीदेंगे। मतलब पहले 4 दुकानदार तो समझ लो उनकी किस्मत ही खराब है कि वो सड़क पे पहले ही पड़ता है, वहां कोई नहीं खरीदने वाला, ठीक है। तो ये इस तरह का अगर आपका नेचर है तो आपका फायदा है। निजीकरण से कंपटीशन मिल गया इंडस्ट्री को। निजीकरण से केवल टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की जो समस्याएं थी वही नहीं दूर हो गई, विभिन्न इंडस्ट्रीज जैसे कि इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो जनरल परिवहन है जैसे बसेस वगैरह का है। अभी आप देखिए रेलवे में क्वालिटी कैसे बढ़ी जब मेट्रो आ गई। आपको पता है मेट्रो क्या है? मेट्रो कोई सरकारी उपक्रम नहीं है। मेट्रो जो है वह जिस तर्ज पे चलता है वो प्राइवेट तर्ज है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलता है मेट्रो, ठीक है ना। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पैसा पब्लिक का लग रहा है, सरकार का भी लग रहा है, सरकार उसे वॉच कर रही है, रेगुलेट कर रही है, लेकिन संचालन कौन करा रहा है? प्राइवेट संस्थाएं। इसीलिए मेट्रो को आप देख लीजिए और वहीं आप सरकार भारतीय रेलवे को देख लीजिए, दोनों की सुविधाओं में, दोनों की सेवाओं में अंतर दिखता है। मेट्रो में चढ़िए तो लगता है कि हम इंडिया में आ गए, वहीं अगर आप ट्रेन में चढ़िए तो लगता है हम भारत में यात्रा कर रहे हैं। पूरा एहसास कराएगा, टीटी भी कराएगा एहसास, और ट्रेन भी कराएगी, ट्रेन की आवाजें भी कराएंगी, उसमें होने वाली देरी भी कराएगी। तो कुल मिलाकर के निजीकरण क्या है? निजीकरण जो है वह देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का एक माध्यम था। 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई उसने निजीकरण को बढ़ावा दिया, उदारीकरण को बढ़ावा दिया, और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब वही है कि हम भारत में विदेशी बड़ी कंपनियों को अब आने से डरे नहीं, उनको बुलाए, उनको आमंत्रित करें। और हमने काफी समय ले लिया अपनी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मजबूत बनाने में। अब उनको सामना करने दें, एक्सपोजर करने दें विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स के साथ, उनकी टेक्निक के साथ। हम भी अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करें, इसके लिए विदेशी कंपनियों को भारत में बिजनेस करने का मौका दिया जाए और भारतीय कंपनियों को भी विदेशों में निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये वैश्वीकरण था। ये वैश्वीकरण आने से हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसका विश्व अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण संभव हो सका। एकीकरण मतलब अब हमारे यहाँ जो चीजें सरप्लस में हो रही थी उन्हें हमने विदेशों में निर्यात करना शुरू कर दिया खुल के, और जो चीजें हमें अपने यहाँ महंगी पड़ रही थी बनाने में, जिनकी लागत हमारे यहाँ ज्यादा आ रही थी, वह चीजें हमने विदेशों से बेसिकली क्या करा? इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था जो थी उस पे 2 प्रभाव पड़े। पहला प्रभाव ये पड़ा कि हमारी अर्थव्यवस्था में एक तो विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट आने से, विदेशी कंपनियों के आने से एक नया वर्क कल्चर भी आया। नए प्रोडक्ट आए, उनकी टेक्निक आई। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है हम कॉपी करने में बहुत माहिर लोग हैं, सारे लोग होते हैं, इंडियंस कुछ ज्यादा हैं। तो जैसे ही कोई विदेशी प्रोडक्ट आया हमने तुरंत उसको देखा और उसका एक भारतीय संस्करण जो है वो प्रोड्यूस कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने टेक्नोलॉजी और टेक्निक दोनों कॉपी कर ली उससे, उसको और एनहेंस भी कर लिया, क्योंकि हमें आइडिया मिल जाए तो हम उसको और आगे बढ़ा भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने सीखा बहुत इससे। ये कुल मिलाकर के हमारे देश में आर्थिक सुधार लेकर के लाने वाली नीति थी, जिसको हमने आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP 1991 के नाम से जाना था। NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी होती है और NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोला जाता है। तो NEP का मतलब हमेशा न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, NEP का मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी होता है। और ये नई आर्थिक पॉलिसी जो थी आर्थिक सुधार लेकर के आई, इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर के आई। इन रिफॉर्म को लाया गया देश में तो कहा गया कि ये LPG मॉडल है, यानी कि L यानी उदारीकरण, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये LPG आर्थिक सुधार के वाहक बने देश में। ये बेसिकली इस चैप्टर का पूरा आउटलाइन है जो आप इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी अब बहुत प्रिसाइसली जब आप अध्ययन करेंगे कि हमें क्यों ये NEP लानी पड़ी, तो आप शुरुआत से इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ पाए। इसके लिए मैं आपको हल्का आइडिया दे रहा हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था घाटे में चल रही थी। हमारे देश में हमारा सरकार के व्यय ज्यादा थे, आय कम थी, आयात निर्यात की तुलना में ज्यादा हो गए थे। अल्टीमेटली हमारी जो विदेशी मुद्रा के संरक्षित भंडार थे
वह कम हो गए थे। क्षीण होना यानी कि कम हो जाना। और अंतरराष्ट्रीय जो उधारदाता थे हमारे, जिनसे हमने उधार ले रखा था, हम एज अ गवर्नमेंट उन पर ब्याज चुकाने की भी स्थिति में भी नहीं थे, यानी एक तरह से हम दिवालिया होने के कगार पे थे। तो ऐसे में हमें जरूरत थी कि हमें कोई ऐसा गॉड फादर मिल जाए इंटरनेशनल लेवल का, जो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर दे, यानी उधार दे दे। और फाइनेंशियल उधार देने के लिए उस समय वर्ल्ड बैंक ही होता था। वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF इसे बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसने कहा कि भाई हम आपको उधार दे सकेंगे, यानी कि सहायता दे सकेंगे, मगर समस्या है कि आपके यहाँ कुछ चीजें हैं जो हमें पसंद नहीं है। हम आपके ऊपर ये कुछ कंडीशंस रखते हैं, अगर आप मान लें तो हम आपको उधार दे सकेंगे। उन कंडीशंस में कुछ कंडीशंस थी, ठीक है। $7 बिलियन की सहायता हमें मिली थी उस समय 1990 में, जब हम उस आर्थिक संकट से उबरना चाह रहे थे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ मिली थी। सबसे पहले सरकार को उदारीकरण लागू करना होगा, यानी कि बिजनेस करने की भारत में जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, वह कम करनी पड़ेंगी, मतलब वो उदार करनी पड़ेंगी, वो हल्की करनी पड़ेंगी। निजी क्षेत्र पर लंबे जो प्रतिबंध हैं वो हटाने पड़ेंगे, ठीक है। ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस हमने प्राइवेट सेक्टर पे लगा रखे थे, तुम ये बिजनेस नहीं कर सकते, तुम इसमें नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, लाइसेंस लेना होगा, परमिट लेना होगा, कोटा लेना होगा, ये सब प्रतिबंध थे। ये प्रतिबंध हटाने होंगे। सरकारी हस्तक्षेप जो हर सेक्टर में था, सरकार का हस्तक्षेप, वह कम करना होगा। इस तरह की कई शर्तें थी, ठीक है। जब वह शर्तें भारत ने मान ली तो नई आर्थिक नीति बनी 1991 की, और इस आर्थिक नीति के साथ जो भी लागू हुआ उसको आर्थिक सुधार का नाम दिया गया, ठीक है। तो आर्थिक नीति 1991 जो थी, इसी को आर्थिक सुधार की नीति भी कहा जाता है। जितना मैंने आपको बताया है उसी को इन्होंने अब यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू किया है। आज आपका काम यह है कि आर्थिक सुधार आर्थिक नीति क्या है, यहाँ से आप इसकी एक रीडिंग करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये एक टॉपिक पढ़ेंगे, समझेंगे, जो नहीं समझ में आएगा अंडरलाइन करेंगे उस शब्द को, उस वाक्य को, उस पैराग्राफ को, और अगले दिन आप पूछेंगे, ठीक है। अभी मैंने जो बताया है, ओवरऑल जो कुछ भी बोला है, अगर आपने उसे सुना होगा ध्यान से, तो आपको एक आइडिया आया होगा कि भारत में कुछ समस्याएं थी, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें नई आर्थिक नीति की जरूरत पड़ी। उन्हीं समस्याओं का ये यहाँ पे जिक्र करेंगे। 1947 से 1990 तक जो कमियां थी और जो कठिनाइयां थी वो क्या थी, पॉइंट वाइज बताई गई हैं। आप यहाँ से पढ़ेंगे। फिर कह रहा हूँ, कोई शब्द नया सा लगे अंडरलाइन कीजिए। अगले दिन क्लास में, लाइव क्लास में शुरुआत में आप 10 मिनट आराम से वही पूछिए, ठीक है। कोई वाक्य ना समझ में आए, कोई वाक्य का शब्द तो समझ में आता है, मीनिंग भी आती है, लेकिन उसका सेंस वहां नहीं समझ में आए, तो भी अंडरलाइन करने उस पैराग्राफ को आप पूछें, ठीक है। कमियां जो थी वो यहाँ पर बताई गई है। इन कमियों को दूर करने के लिए उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव जी। और जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वह थे वित्त मंत्री। उन्होंने ये नई आर्थिक नीति की उद्घोषणा की थी, ठीक है। जो उपाय सरकार ने किए थे आर्थिक सुधारों के लिए, वह 2 तरह के उपाय थे। उनको भी आपको आज पढ़ना है, इतना आपको स्टडी करना है, रीडिंग करना है, और जो नहीं समझ में आना है उसे अंडरलाइन करना है, ठीक है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अगर किसी बच्चे को कुछ कहना है, कुछ पूछना चाहे जो अभी तक सुना है, तो आप पूछ सकते हैं। जो सुना है अभी पढ़ना मत लगिए, पढ़िए आराम से, बिल्कुल फुर्सत में पढ़िएगा, पेंसिल रख करके हाथ में पढ़िएगा अच्छे से। अभी अगर जो कुछ सुना है उसमें आपको कोई चीज लगती हो कि हाँ सर ऐसा क्यों हुआ, जो आपने भी बोला, उसमें अगर कुछ डिस्कशन करना चाहे तो खुल के पूछ सकते हैं। बाकी पढ़िएगा ही नहीं, जैसे पढ़ना है वैसे बताया वैसे ही पढ़िएगा प्लीज। यू शुड हैव अ पेंसिल इन योर हैंड्स, और आपको क्या करना है कि अंडरलाइन कर लेने हैं उस शब्द को, उन सारे शब्दों को, उस पूरे वाक्य को या उस पूरे पैराग्राफ को जो आपको नहीं समझ में आया। बस कल पूछते समय ये जरूर बताइए कि इसमें हमें ये चीज सर नहीं समझ में आई, ये हमारा डाउट है। समझ गए? क्लियर? सर हम्म। सर एक क्वेश्चन था, जैसे आपने भी कहा कि मेट्रो निजीकरण के इसमें आती है, तो उसमें सरकार का 49% होता है योगदान, और निजीकरण का 51 होता होगा। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली इसे ये PPP मॉडल के अंतर्गत है। PPP मॉडल का मतलब होता है पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है।
तो इसमें सरकार भी जुड़ती है और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वह भी जुड़ते हैं, और दोनों का पूंजी का अपना कंट्रीब्यूशन होता है। मेट्रो में सरकार ने ये जरूर कर रखा है कि उसने अल्टीमेटली अपने ऊपर अधिकार ले रखे हैं। ओनरशिप सरकार की नहीं है अकेले, ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर की है, सरकार की भी है, लेकिन उसके संचालन का पूरा जिम्मा किसका है? संचालन का पूरा जिम्मा उस कंपनी के ऊपर है जिस कंपनी को बाकायदा इसी काम के लिए बना दिया जाता है। ठीक है, वो जो कंपनी बनाई जाती है उसको कोई नाम दे देंगे, मेट्रो कॉर्पोरेशन, इस तरह का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, और वह केवल एक कंपनी बनेगी ही उस मेट्रो लाइन को वहां से वहां तक चलाने के। ठीक है, वह बिल्कुल निजी संस्था के हिसाब से चलेगी, उसमें जो भर्तियां होती है वह भी निजी संस्था के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, उसका पूरा का पूरा संचालन भी उसी हिसाब से होता है, लेकिन वो उसमें जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं मिलती हैं, वो लगभग वैसी ही मिलती हैं जो बड़ी कंपनियों में मिलती है। उसमें सरकार के हिसाब से नहीं काम होता है, न न उन कर्मचारियों को सरकार के हिसाब से जो पर्क्स या पेंशन वगैरह मिलती है, उनको सारी की सारी व्यवस्थाएं जो मिलती हैं वह एक मल्टीनेशनल अच्छी कंपनी के रूप में मिलती है। तो संचालन उसका निजी सेक्टर की तरह से है, और कहीं ना कहीं रेगुलेशन सरकार करती है। इसी को हम पीपीपी मॉडल बोलते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें सरकार का 51% होगा या 49% होगा, दैट विल डिपेंड। ठीक है, कि वो तो पार्टनरशिप है, यस जिस भी तर्ज पर हो जाए। अगर ऐसा हो जाए कि सरकार का ज्यादा है तो आप मानिए कि वो एक गवर्नमेंट कंपनी है जो मेट्रो चला रही है। ठीक है, लेकिन जो ज्यादातर मेट्रो चली उसमें सरकार का 49% ही है, 51% नहीं है। ठीक, यस सर। और कोई सवाल है किसी बच्चे का? अच्छा सवाल था सतक्षी। थैंक यू सर। तो चलिए, जैसे कहा है बच्चों, प्लीज वैसे पढ़ लीजिएगा तो आपको पक्का ये चैप्टर मजा भी देगा, समझ में भी आएगा और आप इसे एंजॉय करेंगे। प्लीज प्री रीडिंग जरूर कर लीजिए जितना कहा गया है उतना। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और सभी लोग कैमरा अपना ऑन कर लें ताकि स्क्रीन शॉट हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप प्लीज बताएं। व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, फोन करके बता सकते हैं कि आप इसमें ये चाहते हैं कि ये हो जाए, तो आपके सारे सुझावों के आधार पर कोशिश करेंगे कि अकॉर्डिंगली हम उस क्लास को उस तरह से मॉडिफाई कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस। Have a nice day, sir. Same to you Have a too. nice day, sir.